Hello aspirants, hope you all are doing well. In today's session, we will discuss about Election Commission of India and transfer of officials. Can the ECI transfer the officials without any consultation of state? And then we will discuss constitutional powers and federal concerns. And as you all know, at the end of session, we will discuss 3 prelims questions which are very important for UPSC prelims 2026. तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। अब अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें एक इशू के कि इस इशू का कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो जैसे कि रिसेंटली अभी तो करेंटली तो इलेक्शंस एक तरह से कंप्लीट हो गए हैं, बट जो इलेक्शन शेड्यूल्स अनाउंस हुए थे असम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड पुडुचेरी के लिए, उसमें क्या देखने को मिला कि ईसीआई ने जो था ट्रांसफ़र किए थे सीनियर ऑफिशियल्स के, और इनमें जो ये सीनियर ऑफिशियल्स थे किस किस का ट्रांसफ़र हुआ था, तो चीफ सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र हुआ था एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का ट्रांसफ़र हुआ था। तो ये जो ट्रांसफ़र्स देखने को मिले, तो ये ट्रांसफ़र जो है वो विदाउट प्रायर स्टेट कंसल्टेशन के जो थे हुए थे। अब अगर हम कोर इशू की बात करें कि कोर इशू क्या है, तो कोर इशू क्या है इसका, तो डज द ईसीआई हैव द पावर टू ट्रांसफ़र सीनियर स्टेट ऑफिशियल्स? क्या ईसीआई के पास ये पावर है कि वो स्टेट के सीनियर ऑफिशियल्स को ट्रांसफ़र कर सकता है क्या? तो ये इस सच एक्शन, क्या ये इस तरह का एक्शन जस्टिफाइड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 324 में, या फिर ये एक तरह से बियॉन्ड स्टेचुटरी अथॉरिटी के ये जो है फंक्शनिंग किया गया है? और अगर हम कंसर्न्स की बात करें तो कंसर्न्स क्या हैं, तो ये एक तरह से पॉसिबली एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस है स्टेट के अंदर, और ये टेंशन इंक्रीज करेगा बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ये उनके बीच में एक तरह से टेंशन जनरेट करेगा। अब आर्टिकल 324 के अंदर क्या प्रोविजंस है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, या क्या पावर्स जो है ईसीआई को आर्टिकल 324 प्रोवाइड करता है? तो ये आर्टिकल 324 जो है वो सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस की बात करता है, और ये जो है वेस्टेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। और अगर हम नेचर की बात करें आर्टिकल 324 के, कि आर्टिकल जो 324 है उसका नेचर किस तरह का है, तो ये प्लेनरी यानी कि वाइड पावर्स रखता है और रेजिडुअल इन नेचर, और ये यूज़ किया जाता है यूज टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। यानी कि आर्टिकल 324 को जो है वो फ्री एंड फेयर के इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूज़ करता है। और अगर हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करें आर्टिकल 324 की, कि जुडिशरी का क्या इंटरप्रिटेशन रहा है आर्टिकल 324 को लेकर, तो व्हाट आर की प्रिंसिपल्स? तो एक लैंडमार्क केस है जो कि मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये एक केस है जिसमें जो है क्या इवॉल्व हुआ था, क्या की प्रिंसिपल्स जो थे इवॉल्व हुए थे इसमें। तो आर्टिकल 324 है इज अ रिजर्वर ऑफ पावर्स, यानी कि आर्टिकल 324 जो है वो रिजर्वर ऑफ पावर्स है। इसको यूज़ किया जा सकता है व्हेन लॉ इज़ साइलेंट। मान लीजिए किसी भी फील्ड में अगर कोई लॉ नहीं कहता उस फील्ड के बारे में, वो उसको डील नहीं करता, तो आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गाइडलाइंस इशू कर सकता है उस फील्ड के बारे में। और एंड दिस मस्ट एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बट it is subject to rule of law and cannot override existing statutes। हालांकि 320 आर्टिकल 324 में वाइड पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में, बट फिर भी ये सब्जेक्ट टू है रूल ऑफ लॉ के, और ये कैन नॉट ओवरराइड नहीं कर सकता जो एग्जिस्टिंग स्टेट्यूट्स हैं या जो एग्जिस्टिंग स्टेचुटरी लॉ हैं उनको जो है ओवर रूल नहीं कर सकता या उनको ओवरराइड नहीं कर सकता। अब अगर हम लिमिटेशंस की बात करें कि ईसीआई पर क्या लिमिटेशंस हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाइड किया है। ईसीआई पावर्स आर लिमिटेड बाय एग्जिस्टिंग लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर।
rule of law and principle of natural justice and non-arbitrariness. क्योंकि जो अनचेक्ड पावर हैं वो एक तरह से एलियन है अवर सिस्टम, यानी कि जो अनचेक्ड पावर्स हैं वो एक एलियन की तरह काम करती हैं हमारे सिस्टम पर, इसलिए जो है ये लिमिटेशंस हैं ईसीआई की। और अगर स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क की बात करें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कि इसको किस तरह से जो है, अगर ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें हम, तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनको गवर्न किया जाता है ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 के तहत। और जो ट्रांसफ़र अथॉरिटी है ऑफिशियल्स की, वो लाइज करती है विथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स में। यानी कि ये एक स्टेचुटरी बैकिंग है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट्स है उसी में वो जो है अथॉरिटी लाई करती है कि वो ही उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि स्टेट जो है वो विद इन स्टेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र कर सकता है। और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो इंटर स्टेट ट्रांसफ़र की जब बात आती है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आता है। और स्टेट पब्लिक सर्विसेज जो है वो स्टेट का सब, यानी कि जो पुलिस है वो एक स्टेट का सब्जेक्ट है अंडर 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है वो लिस्ट ऑफ पावर्स प्रोवाइड करता है जिन पर जो है लॉज बनाए जाते हैं। यानी कि इसमें जो है 7th शेड्यूल में आपको 3 लिस्ट देखने को मिलती हैं। 3 लिस्ट हैं जिसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, है एंड थर्ड वन इज कनकरेंट लिस्ट। तो ये लिस्ट है, यानी कि ये 3 लिस्ट जो है हमें 7th शेड्यूल में देखने को मिलती हैं। यूनियन लिस्ट में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट, और कनकरेंट लिस्ट पर जो है दोनों गवर्नमेंट जो है उस पर लॉज बना सकती हैं। और कोई भी ऐसा, यानी कि नो एक्सप्लिसिट लॉ एम्पावर ईसीआई टू ट्रांसफ़र ऑफिशियल्स, यानी कि ऑफिशियल्स के ट्रांसफ़र के लिए जो है ईसीआई को कोई भी लॉ जो है एक तरह से एम्पावर नहीं करता है। ये पावर जो है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर लाई करती हैं। और ईसीआई की फंक्शनल डिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो इट रिलाइज ऑन, ईसीआई डज नॉट हैव इट्स ऑन परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, यानी कि ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अपनी कोई मशीनरी तो नहीं होती है। वो जो है गवर्नमेंट से जो है स्टाफ मांगती है अपने जो है एक तरह से इलेक्शन को कंप्लीट कराने में। तो और ये जो आर्टिकल 324 का सेक्शन 6 है वो गवर्नमेंट, इट टेल्स अबाउट गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड स्टाफ व्हेन डिमांड बाय ईसीआई, यानी कि जब ईसीआई के द्वारा डिमांड की जाएगी स्टाफ की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इसको जो है एम्पावर करता आर्टिकल 324 का सेक्शन 6। और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो है एक तरह से इन पर रिलाइज करता है ईसीआई का जो इलेक्शन है, पुलिस फोर्सेस पे रिलाइज करता है एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर। और लीगल कंट्रोवर्सी की बात करें हम, व्हाट इज लीगल कंट्रोवर्सी, तो क्रिटिकल इशू क्या है, डज ईसीआई एक्शन हैव स्टैट्यूटरी बैकिंग, क्या जो ये ट्रांसफर्स हैं इस तरह के ट्रांसफ़र जो हैं क्या ईसीआई के पास कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग है। तो अगर हम ईसीआई की बात करें तो ईसीआई का जो अगर हम आर्ग्यूमेंट्स देखें तो ईसीआई का कहना है कि जो आर्टिकल 324 है उसके पास प्लेनरी पावर्स हैं, बट प्लेनरी पावर्स का मतलब ये नहीं है कि स्टैट्यूटरी लॉज को भी जो है बाईपास कर दिया जाए। हालांकि क्रिटिक्स का कहना है कि नो लॉ परमिट्स ट्रांसफ़र ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स, यानी कि कोई भी लॉ जो है ईसीआई को परमिट नहीं करता कि वो सीनियर ऑफिशियल जो है गवर्नमेंट के उनको ट्रांसफ़र कर सके। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 भी जो है वो भी किसी तरह की पावर्स जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं देता जो है ऑफिशियल्स को ट्रांसफ़र के लिए। और अगर हम फेडरलिज्म कंसर्न्स की बात करें, व्हाट आर फेडरलिज्म कंसर्न्स, तो फेडरलिज्म कंसर्न्स क्या हैं, ट्रांसफर ऑफ टॉप स्टेट ऑफिशियल्स विदाउट कंसेंट रेजेज द इशू ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड स्टेट ऑटोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसरप्शंस।
और ये किस तरह एक तरह से पॉसिबली ये एक टेंशन क्रिएट करेगा बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस के बीच में, ये जो है एक तरह से टेंशन क्रिएट करेगा। और अगर हम इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस कंसर्न्स की बात करें, व्हाट आर इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस कंसर्न्स, तो ये एक तरह से पोटेंशियल इम्पैक्ट डालेगा किस पर, एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस इन स्टेट्स, डिमोरलाइजेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, यानी कि सिविल सर्वेंट्स को भी एक तरह से ये जो ट्रांसफर्स हैं वो डिमोरलाइज करेगा, लैक ऑफ प्रोसीजरल ट्रांसपेरेंसी। और अगर हम नीट की, और हाँ इट एक तरह से ये क्वेश्चन जो है रेज करेगा न्यूट्रलिटी को लेकर। और अगर हम नीट की बात करें तो इसके लिए क्या नीड हो सकती है, यानी कि क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट जो है क्राइटेरिया होने चाहिए, एंड डिफाइंड लीगल बैकिंग, और एक लीगल बैकिंग होनी चाहिए, यानी कि जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उसके लिए एक बैकिंग होनी चाहिए लॉज के द्वारा। और अब अगर हम कंक्लूड करें अपने टॉपिक को, तो वे फॉरवर्ड क्या रहेगा, तो की प्रिंसिपल्स क्या हैं, बैलेंस होना चाहिए बिटवीन फ्री इलेक्शन एंड फेडरल ऑटोनॉमी में, ECI मस्ट एक्ट विद इन स्टेचुटरी लिमिट्स, strengthen legal framework for election administration and ensure transparency and procedural fairness। और अगर हम UPSC वैल्यू एडिशन की बात करें तो आर्टिकल 324 के अंदर ECI के पास एक तरह से प्लेनरी पावर्स हैं, बट आर्टिकल 324 जो है उसमें ECI के पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है, यानी कि जो है रूल ऑफ लॉ वो सबसे पहले है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट बट इम्पीरियम इन इम्पीरियो, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट तो है बट वो भी एक तरह से इम्पीरियम है इन इम्पीरियो, यानी कि इट विल फॉलो द रूल ऑफ लॉ। जुडिशियल रिव्यू प्लस रूल ऑफ लॉ रिमेन एप्लीकेबल, और जो जुडिशियल रिव्यू है और जो रूल ऑफ लॉ है वो अभी भी एप्लीकेबल है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो एक तरह से एसेंशियल है इन डिसीजंस में। तो दिस इज ऑल फॉर द टॉपिक। अब हम अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हम उसको रीड करते हैं फिर उसका आंसर करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज के रिगार्डिंग जो है हमें स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। तो पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया, पार्लियामेंट अलोन हैज़ द पावर टू रेगुलेट रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। हाँ, क्या पार्लियामेंट के पास अलोन ये पावर है कि वो जो है जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनको रेगुलेट कर सकता, रिक्रूट कर सकता। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि आर्टिकल 324 जो है, आर्टिकल 312 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, यानी कि एक तरह से इसमें जो एक्सक्लूसिव पावर, इसमें जो क्रिएशन ऑफ सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज वो राज्यसभा के पास होती है। और ये आर्टिकल 312 क्लियरली कहता है कि पार्लियामेंट अलोन हैज़ द पावर टू रेगुलेट एंड रिक्रूट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हम अपना सेकंड स्टेटमेंट रीड करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो रोल इन द ट्रांसफर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स। तो जैसा कि हमने अपने जो है टॉपिक में डिस्कस किया, क्या ऐसा ही है कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है जो है ऑफिशियल्स के ट्रांसफ़र में? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल्स को ट्रांसफ़र कर सकती है विद इन स्टेट, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। और जब बात आएगी इंटर स्टेट ट्रांसफ़र की तो फिर वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रोल प्ले करती है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। अब हम थर्ड स्टेटमेंट रीड करते हैं। द इलेक्शन कमीशन ड्राइव एक्सप्लिसिट स्टेचुटरी अथॉरिटी टू कंट्रोल पोस्टिंग ऑफ सच ऑफिसर्स ड्यूरिंग इलेक्शन। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि इलेक्शन कमीशन के पास जो है एक्सप्लिसिट स्टेचुटरी अथॉरिटी है कंट्रोल पोस्टिंग ऑफ सच ऑफिसर्स ड्यूरिंग इलेक्शंस? तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। और रॉन्ग क्यों है? क्योंकि एक्सप्लिसिट स्टेचुटरी अथॉरिटी ECI के पास नहीं है। इट लाइज
इन स्टेचुटरी लॉज एंड द आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ईसीआई के पास ये पावर नहीं है, तो स्टेटमेंट थर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हमारा कौन सा स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हुआ और स्टेटमेंट जो है सेकंड एंड थर्ड रॉन्ग हो गए। और वैसे भी अगर हम चार ऑप्शंस देखें अपने, तो जैसा कि हमने सेकंड स्टेटमेंट्स को देखा, अभी हम 1 मिनट के लिए इस स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं। हमने सेकंड स्टेटमेंट को देखा कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो फिर हमारा आंसर जो है उसी से निकल आएगा, यानी कि ये तीनों ऑप्शन कट जाते, क्योंकि तीनों में ही जो है वो सेकंड ऑप्शन है, तो हमारा आंसर जो है फर्स्ट हो जाता है, यानी कि ए हो जाता फर्स्ट ओनली। तो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या पूछा गया सेकंड क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर हम उसका आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि आर्टिकल 324 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कंसीडर करते हुए हमें ये स्टेटमेंट्स जो है कंसीडर करने हैं आर्टिकल 324 को देखते हुए। तो पहले स्टेटमेंट में क्या, द पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324 आर को एक्सटेंसिव विथ ऑल इलेक्शन रिलेटेड मैटर इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टेचुटरी प्रोविजंस। क्या जैसा कि हमने डिस्कस किया अपने टॉपिक में, क्या ऐसा ही था कि जो है को एक्सटेंसिव पावर्स हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टेचुटरी प्रोविजंस ईसीआई के पास में ट्रांसफ़र को लेकर। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि को एक्सटेंसिव पावर्स नहीं है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ पहले है और स्टेचुटरी लॉज जो हैं उनको जो है बाईपास ईसीआई नहीं कर सकता। तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। अब हम अपना सेकेंड स्टेटमेंट रीड करते हैं। द इलेक्शन कमीशन कैन इशू डायरेक्शंस इन एरियाज नॉट कवर्ड बाई एनी लॉ। जैसा कि हमने डिस्कस किया अपने टॉपिक में कि जब ऐसा कोई भी फील्ड हो जिसमें जो है कोई लॉ डील नहीं करता उसको, तो ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उस फील्ड में जो है एक तरह से गाइडलाइंस इशू कर सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब थर्ड स्टेटमेंट देखें, थर्ड में क्या कहा गया, द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर आर्टिकल 324 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो भी एक्सरसाइज ऑफ पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 324 ईसीआई के पास में, वो जो हैं वो जुडिशियल रिव्यू के लिए रखे गए हैं। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। और जैसे अब अगर हम देखें तो हमारा सेकंड थर्ड करेक्ट हुआ। अब फिर हम ऑप्शन से देखते हैं, क्योंकि ये जो एक तरह से एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कभी कभी एलिमिनेशन से इजीली निकल जाते हैं। जैसे इन क्वेश्चंस में एलिमिनेशन लग रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में रॉन्ग हो गया हमें जैसे कि पता चला। तो फर्स्ट किस किस में है, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ और ये गलत हुआ। तो विदाउट एनी फिर सीधे अपने आंसर पे टिक मारते हैं, सेकंड एंड थर्ड ओनली, यानी कि सेकंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया और फिर हम उसको आंसर करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए, यानी कि राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए। क्या है राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया? क्या नेचुरल राइट है, फंडामेंटल राइट है, स्टेचुटरी राइट है, या लीगल राइट है? ये क्वेश्चन वैसे यूपीएससी ने पहले पूछा है, बट एट दैट टाइम जो था इसका आंसर डिफरेंट था, क्योंकि उस वक्त में ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहलाता था। लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है अभी करंटली, तो फिर इसका आंसर डिफरेंट है, क्योंकि जैसा कि रिसेंट ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो था इसको क्लियरली कहा था कि जो राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया है वो ड्राइव होता है रिप्रेजेंटेशन आरपीए 1951 से, ये ड्राइव करता हो। और इसको जो है एक राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इंडिया को जो है रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, इसको कुछ हद तक जो है इसको लेकर। तो ये मतलब स्टेचुटरी प्रोविजन से इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता। तो स्टेचुटरी बैकिंग है इसको राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया को, तो फिर इसका आंसर जो है स्टेचुटरी राइट हो जाएगा। तो अभी करंट में जो इसका आंसर रहेगा वो स्टेचुटरी राइट रहेगा। हालांकि आंसर लीगल राइट भी होना चाहिए, लेकिन हमें इसमें मोर स्पेसिफिक आंसर देखना। तो मोर स्पेसिफिक आंसर जो रहेगा स्टेचुटरी राइट, यानी कि इसको राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया
को जो है एक स्टैट्यूटरी बैकिंग है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन गुड लक एंड कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन।